बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स को किन मेथड्स से प्रिपेयर किया जा सकता है, उनमें से चंद मेथड्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अल्केन्स क्लास का जनरल फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, CnH2n+2। ये जनरल फार्मूला आपने याद रखना है अल्केन्स का। इसके अलावा अल्केन्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, क्योंकि अल्केन्स के अंदर जो कार्बन की टेट्रावेलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होती है, यानी कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसीलिए अल्केन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। पैराफिन्स भी कहा जाता है अल्केन्स को। पैराफिन्स क्यों कहते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले 2-3 बातें जो कि आपको लाजमी पता होनी चाहिए अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अच्छी तरह से समझ आए तो 3 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो आपको फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन करनी आनी चाहिए कि जो कंपाउंड, जो मॉलिक्यूल आपके सामने लिखा हुआ है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, किस क्लास का कंपाउंड आपके सामने लिखा हुआ है। दूसरी बात, रिएक्शंस के दौरान जब हम ऑर्गेनिक के अंदर मैकेनिज़्म लिखेंगे तो आपको बॉन्ड क्लीवेज का पता होना चाहिए कि बॉन्ड की क्लीवेज कैसे हो रही है, होमोलिटिक है, हेट्रोलिटिक है, और एरोज़ को हम कैसे यूज़ करते हैं, एरोज़ का यूज़ कैसे किया जाता है। अगर एरो एक लगा हुआ है उसकी डायरेक्शन किस चीज़ को शो करती है, फुल एरो है तो उसका क्या मतलब है, हाफ एरो है तो उसका क्या मतलब है। इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनी हुई हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो वीडियोस देख लें, फंक्शनल ग्रुप वाली वीडियो भी देख लें, और बॉन्ड क्लीवेज और यूज़ ऑफ एरोज़ के ऊपर भी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो वीडियो भी आप देख लें, उससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तीसरी चीज़, जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है हाइड्रोजिनोलिसिस, तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजिनोलिसिस क्या होता है। अगर वो कहता है कि हाइड्रोजिनेशन, तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजिनेशन क्या होता है। अगर वो कहता है डीकार्बोक्साइलेशन, तो आपको पता होना चाहिए डीकार्बोक्साइलेशन क्या होता है। इलेक्ट्रोलिसिस का लफ्ज़ आता है तो आपको इलेक्ट्रोलिसिस का पता होना चाहिए। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का लफ्ज़ आता है तो आपको उसका पता होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें आपको पता है तो समझ लें आपका 50-60% जो ऑर्गेनिक है वो कवर हो गया। बाकी चीज़ें जो हैं वो इन चीज़ों की अगर आपको समझ है तो बाकी चीज़ों को समझना इनकी मदद से बहुत आसान हो जाएगा। तो मेरी आपको यही एडवाइस है कि पहले इन 3 चीज़ों के ऊपर आप अपना अबूर हासिल करें। आपको टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए, आपको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, आपको बॉन्ड क्लीवेज और एरोज़ का इस्तेमाल पता होना चाहिए, फिर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो ईज़िली है अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अल्केन्स की प्रिपरेशन का जो पहला मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। जहाँ पे भी आपको हाइड्रोजिनेशन का लफ्ज़ दिखे तो इसका मतलब है हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किन के अंदर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अल्कीन्स भी आते हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और अल्काइंस भी आते हैं। अल्कीन्स भी आते हैं और अल्काइंस भी आते हैं। इसका मतलब है कि हमने हाइड्रोजन का एडिशन करना है किसके अंदर, या तो अल्कीन्स के अंदर या अल्काइंस के अंदर। जब हम अल्कीन्स या अल्काइंस में हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो उसकी एडिशन से फिर हम अल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसके अंदर कैटालिस्ट इस्तेमाल होता है, उस कैटालिस्ट को भी याद रखना है। कैटालिस्ट, इस रिएक्शन के दौरान निकल इस्तेमाल किया जाता है, प्लाटियम भी इस्तेमाल किया जा सकता है, प्लाटिनम भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये दोनों यूजली इस्तेमाल नहीं किए जाते क्योंकि ये कॉस्टली मेटल्स हैं, इनकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए निकल को इस्तेमाल किया जाता है। तो साथ में 250 से लेकर 300 सेल्सियस टेम्परेचर भी रिक्वायर्ड होता है। अगर हम ये दोनों यूज़ करेंगे तो रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा क्योंकि इनकी कैटालिटिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर निकल यूज़ करेंगे तो निकल के साथ थोड़ा उसको टेम्परेचर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा।
इसी रिएक्शन को हम सेबेशियर सैंडेरन रिएक्शन भी कहते हैं। नाम यूज़ किया हुआ है आपकी बुक में, दो साइंटिस्ट के नेम है सेबेशियर और सैंडेरन। इस रिएक्शन में क्या होता है, अनसैचुरेटेड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हाइड्रोजन के एडिशन की मदद से सैचुरेटेड कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है। अल्कीन्स और अल्काइंस क्या है, अनसैचुरेटेड। जब हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो ये अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और अल्केन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसी रिएक्शन को हम सेबेशियर सैंडेरन रिएक्शन भी कहते हैं। तो चलिए पहली एग्जाम्पल इसकी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये वाला अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये अल्कीन है जहाँ पे डबल बॉन्ड आए, इसका मतलब हम अल्कीन की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन का हमने इसमें एडिशन करना है, किसकी मौजूदगी में, निकल कैटालिस्ट की मौजूदगी में। 250 से लेकर 300 सेल्सियस तक टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। अब एडिशन जब होगा, एक बात उसमें जहन में रखनी है, जब भी एडिशन होता है तो एडिशन होने के बाद जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, यानी डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन के एटम है, तो हाइड्रोजन के दोनों एटम, एक हाइड्रोजन का एटम इस डबली बॉन्डेड कार्बन पे ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन का एटम इस डबली बॉन्डेड कार्बन पे ऐड हो जाएगा। जब ये एडिशन होगा तो यहाँ से जो डबल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। ये इस चीज़ को वैसे भी जहन में रखना है कि जब भी एडिशन होता है तो पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, पाई बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो उसके बाद एडिशन होता है। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाएगी, दो दो हाइड्रोजन पहले थे, एक एक हाइड्रोजन और आ जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको हम कहते हैं ईथेन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अल्केन बन गया। ये क्या था, ये ईथीन थी। ठीक है, ये भी गैसियस फॉर्म में होता है, इथीन भी, हाइड्रोजन भी गैसियस फॉर्म में होता है। तो निकल क्या करता है, ये जो निकल की सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब होते हैं, जब एड्जॉर्ब होते हैं तो रिएक्शन जो होता है वो थोड़ा इजी हो जाता है। तो निकल जो है ये क्या प्रोवाइड करता है, इस रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है ताकि ये रिएक्शन जो है इजीली हो सके। कैटलिस्ट का काम भी यही होता है कि कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। इसके बाद अगर हम अल्काइन की एग्जाम्पल देखें, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अब ये जो है इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड है इसमें इथाइन, इसमें अगर हम हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, अगेन कंडीशंस वही हैं, बार बार अब मैं कंडीशंस नहीं लिखूंगा। निकल की मौजूदगी में टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो इस ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, बाकी दो बॉन्ड रह जाएंगे। एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तीन में से एक बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब अभी भी अनसैचुरेशन मौजूद है इसके अंदर, अभी भी अनसैचुरेशन मौजूद है, ये अल्कीन बन गया, ये वाला जो अल्कीन हमने यहाँ पे यूज़ किया था। मज़ीद इसके अंदर हम एक और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड कर सकते हैं, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें एक और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करो सेम कंडीशंस में, तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी इथाइन से इथेन बन जाएगा। पहले इथाइन से इथीन बना जब हमने पहला मॉलिक्यूल ऐड किया हाइड्रोजन का, जब दूसरा मॉलिक्यूल ऐड हुआ तो इथीन से इथेन बन गया। यही रिएक्शन हम एक स्टेप में भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख लो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस इसमें दो मॉलिक्यूल इकट्ठे ऐड कर दो हाइड्रोजन के, एक मॉलिक्यूल ये वाला हाइड्रोजन का, एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल इकट्ठे ऐड कर दो, निकल की मौजूदगी में टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, तो ये डायरेक्ट एक ही स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इस तरह भी। लेकिन अगर आप इनिशियल हो, आपको अभी इन चीज़ों का नहीं पता, तो आप इसको दो स्टेप में ही लिखेंगे। पहले स्टेप में आप ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, उसे डबल में लेके जाएंगे, फिर आप डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, उसे सिंगल में लेके जाएंगे सेकेंड स्टेप के अंदर। तो ये तो हो गया बेसिक मेथड कि कैसे हम अल्कीन और अल्काइन को कन्वर्ट करते हैं अल्केन्स में। अब जो बात इसमें याद रखने वाली है वो ये है कि जब भी एडिशन होगा डबली बॉन्डेड कार्बन पे होगा। मॉलिक्यूल बड़ा भी हो सकता है, लाजमी नहीं कि मॉलिक्यूल के अंदर दो ही कार्बन हो,
5 कार्बन हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, लेकिन एडिशन वहाँ पे होगा जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। सपोज अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, ये वाला मॉलिक्यूल है CH3, इसमें हमने हाइड्रोजन का एडिशन करना है, तो हाइड्रोजन को हम इसमें ऐड करेंगे प्लस H2। कंडीशंस वही हैं, निकल की मौजूदगी में टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा। हाइड्रोजन ने ऐड होना है, ना तो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगी, ना यहाँ पे ऐड होगी, ना यहाँ पे। उन 2 कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन होगा जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड इन 2 कार्बन के दरमियान है, तो एक हाइड्रोजन का एटम इस कार्बन पे ऐड होगा और एक हाइड्रोजन का एटम इस कार्बन पे ऐड होगा। डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगी CH3 सिंगल बॉन्ड, ये बन जाएगा CH, इसके साथ क्या अटैच है CH3, ये वाला CH3 डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। जब एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा ये CH2 बन जाएगा और ये CH3 डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये रिएक्शन इंडस्ट्रियली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडस्ट्री में इसी रिएक्शन को यूज़ करते हुए हम ऑयल को घी में कन्वर्ट करते हैं। ऑयल जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, घी यूजली सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ऑयल्स के अंदर क्या होती है, ऑयल्स के अंदर यही अनसैचुरेशन होती है, यानी ऑयल्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के अंदर अनसैचुरेशन होती है। अगर हम अनसैचुरेशन को ख़त्म करके उसे सैचुरेटेड फॉर्म में ले जाएं तो वो हार्ड हो जाता है, यानी घी में कन्वर्ट हो जाता है। तो तरीका क्या है, हाइड्रोजन को ऐड कर दो। हाइड्रोजन को इसी मेथड से ऐड किया जाता है, जब एडिशन होगा हाइड्रोजन का तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो यूजली सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में होते हैं। इस तरह से ऑयल को घी में कन्वर्ट किया जाता है। जितने डबल बॉन्ड होंगे उतने ही हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड हो सकते हैं। सपोज एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 डबल बॉन्ड हैं, हमने 10 के 10 डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन को ऐड करना है तो 10 ही हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यूज़ होंगे। अगर 20 डबल बॉन्ड है तो 20 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यूज़ होंगे। जितने डबल बॉन्ड होंगे उतने ही हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड हो सकते हैं। ये भी याद रखना है कि अगर इस मॉलिक्यूल में 2 डबल बॉन्ड होते हैं, उन दोनों को हमने हाइड्रोजन का एडिशन करना होता तो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज़ करते। तो ये कुछ बेसिक बातें थी इस रिएक्शन के बारे में जो कि आपने बहुत अच्छे से जहन में रखनी है कि हाइड्रोजनेशन क्या होती है। इसे स्पेशियर-सैंडरन रिएक्शन भी कहते हैं। इंडस्ट्री में इसका क्या यूज़ है, रिएक्शंस को करवाने के लिए कंडीशंस क्या हैं, और जो एडिशन होता है वो कहाँ पे होता है, किन कार्बन्स के ऊपर एडिशन होता है। तो ये बातें अगर आपको समझ में आ गई रिएक्शन तो ये बहुत आसान है, इसको आप ईज़िली कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड्स का यूज़ करते हुए कैसे हम अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्काइल हैलाइड्स होते क्या है, इनका जनरल फार्मूला होता है RX। ये इनका जनरल फार्मूला है। R यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है अल्काइल ग्रुप को, अल्काइल ग्रुप को, और जो X है ये यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है हैलाइड्स के लिए, अल्काइल हैलाइड। हैलाइड्स में आप क्लोरीन यूज़ कर सकते हो, ब्रोमीन भी यूज़ कर सकते हो, आयोडीन भी यूज़ कर सकते हो। फ्लोरीन अमूमन यूज़ नहीं किया जाता, तो आपने ये बात जहन में रखनी है। जब आपने अल्काइल हैलाइड में यहाँ पे X की जगह पे हैलाइड लेना है तो आप यूजली क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन इनमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। R जो अल्काइल ग्रुप हैं बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम अमूमन छोटे अल्काइल ग्रुप यूज़ करते हैं। आप मिथाइल भी यूज़ कर सकते हो, आप इथाइल भी यूज़ कर सकते हो। तो आपने अमूमन इन दोनों को यूज़ करना है। प्रोपाइल भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अब अभी हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। ये जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप होता जाएगा उतनी कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, तो आपने इन्हीं अल्काइल ग्रुप्स के ऊपर फोकस रखना है। मिथाइल यूज़ कर लो या इथाइल। अगर हम यहाँ पे मिथाइल लगा दें, यहाँ पे क्लोरीन लगा दें तो मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। इथाइल और क्लोरीन लगा दें तो इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। इस तरह से अगर ब्रोमीन लगा दें तो मिथाइल ब्रोमाइड भी बन सकता है, इथाइल ब्रोमाइड भी बन सकता है। तो नाम आप इजीली, अगर आपको ये पता है तो इजीली आप नाम भी इसका देख सकते हो। 2 तरीके हैं अल्काइल हैलाइड्स को यूज़ करते हुए, 2 तरीके हैं अल्केन्स को प्रिपेयर करने के। पहला मेथड
अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद जिंक, जिंक के साथ रिएक्शन होता है जिंक मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड। एक्वस एसिड, एक्वा का पता है आपको क्या होता है, पानी। एसिड को पानी के अंदर डाल दो तो उस एसिड को हम एक्वस एसिड कहते हैं। सपोज ये हमारे पास कोई भी एसिड है HX अगेन यहाँ पे हैलाइड को शो करता है, हैलोजन को क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम इसे पानी में डालेंगे तो ये कुछ इस तरह से आयोनाइज हो जाएगा। ये हमें पता है कि एसिड को पानी में डालने से एसिड आयोनाइज होता है, H पॉजिटिव आयन बनेगा और जो हैलाइड होगा ये नेगेटिव आयन बनेगा। तो एक्वस एसिड को हम इस फॉर्म में लिखेंगे। इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, लेकिन हम अपने समझने के लिए, अपनी आसानी के लिए जब हम एक्वस एसिड की बात करेंगे तो उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। पानी के अंदर डाला हुआ एसिड है तो पानी के अंदर एसिड आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है। अल्काइल हैलाइड, पहले हम जनरल ले लेते हैं। अल्काइल हैलाइड RX जिंक के साथ रिएक्शन होगा, किसकी मौजूदगी में, एक्वस एसिड की मौजूदगी में। तो एक्वस एसिड को हम लिख लेते हैं X नेगेटिव और H पॉजिटिव, इस फॉर्म में लिख लेते हैं। ऐसे इकट्ठा भी लिख सकते हैं, ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो ये रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने के बाद ये बॉन्ड किस तरह से ब्रेक होंगे, किस तरह से नए बॉन्ड बनेंगे, ये वाला हिस्सा आपस में कंबाइन हो जाएगा। आपको इस तरह से सर्कल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये चीज़ बैठ जाए कि प्रोडक्ट किस तरह से बनती है। एक्चुअल मैकेनिज़्म भी ऐसे नहीं होता, अभी हम मैकेनिज़्म की बात नहीं कर रहे, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये कम्बिनेशन किस तरह से होता है। ये ZN इन दोनों X के साथ मिलकर बना देगा ZnX2 जिंक हैलाइड, और ये वाला जो R होगा ये इस H के साथ मिलकर बना देगा RH, और यही हमारा रिक्वायर्ड अल्केन होगा, यही हमारा रिक्वायर्ड अल्केन होगा। अब यहाँ पे R की जगह पे हम ले लेते हैं मिथाइल और X की जगह पे हम ले लेते हैं Br, तो ये मिथाइल ब्रोमाइड बन गया। जिंक के साथ रिएक्शन एक्वस एसिड। अब जो हैलाइड हमने यहाँ पे लिया है वही हैलाइड हम यहाँ पे लेंगे इस एसिड के अंदर, तो ब्रोमाइड आ जाएगा यहाँ पे और H तो H ही रहेगा, H पॉजिटिव। ये एक्वस एसिड हमने कौन सा लिया है, HBr। इसे वाटर में डाला हुआ है तो इसलिए Br आइंस अलग है और H पॉजिटिव आइंस अलग है। तो यहाँ से इस तरह से कम्बिनेशन होगा इनका, ये क्या बन जाएगा ZnBr2 जिंक ब्रोमाइड, और साथ में बन जाएगा ये CH3 और ये HCH4 मीथेन बन जाएगा। कौन सा अल्केन बनेगा, मीथेन। अगर इसी मेथड से आपको इथेन बनानी हो, इथेन प्रिपेयर करनी हो, तो फिर यहाँ पे इथाइल ग्रुप यूज़ कर लो। यहाँ पे इथाइल, इतनी आपको खुद समझ होनी चाहिए कि अगर यहाँ पे प्रोडक्ट हमने चेंज करनी है तो इस साइड पे हमें क्या चेंज करना पड़ेगा। देखो यहाँ से बन रहा था मीथेन, इसका मतलब है कि इस ग्रुप को, ये तो H ही रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा। इस ग्रुप को अगर हम चेंज करें तो वो प्रोडक्ट चेंज हो सकती है। तो अगर हम यहाँ पे ले लें C2H5 इथाइल ब्रोमाइड या इथाइल आयोडाइड ले लो, जिंक के साथ रिएक्शन। अब एसिड भी हम आयोडीन वाला ही लेंगे, यानी कि एसिड हम लेंगे HI, ठीक है, एक्वस फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये यहाँ से आपस में मिलके बना देंगे ZnI2 जिंक आयोडाइड, और C2H5 और एक H, ये हो गया C2H6, यानी कि क्या बन गया, ये इथेन। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट को चेंज करना चाहते हैं तो इस साइड पे हमें क्या चेंज करना पड़ेगा ताकि हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बन सके। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी, जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इन चीज़ों का आपको साथ साथ पता चलता जाएगा कि कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करते हैं। अगर हमने प्रोडक्ट चेंज करनी है तो हमें इस साइड पर क्या चेंज करना पड़ेगा। इसी अल्काइल हैलाइड से एक और मेथड भी है प्रिपेयर करने का, B मेथड। अल्काइल हैलाइड को हम रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन से इन द प्रेजेंस ऑफ पलाडियम एंड चारकोल। पलाडियम और चारकोल को कार्बन ही लिखते हैं, ये हमारे कैटालिस्ट हैं। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा, किसका रिएक्शन होगा, अल्काइल हैलाइड का, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोजिनोलिसिस।
अब हाइड्रोजनेशन और हाइड्रोजनोलिसिस में थोड़ा फ़र्क है। जो हमने पीछे पढ़ा था हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या तो डबल बॉन्ड में होता है या ट्रिपल बॉन्ड में होता है, उसमें कंप्लीट कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। लेकिन जब हम लाइसिस की बात करते हैं, ये लाइसिस की बात करते हैं, तो लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक होना। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक होना, यानी इस हाइड्रोजन की मौजूदगी में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है या कार्बन हेटेरो एटम बॉन्ड है, कार्बन का किसी और एटम के साथ बॉन्ड है, वो बॉन्ड ब्रेक होगा। उस बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद नए बॉन्ड बनेंगे, इसीलिए इसको हाइड्रोजनोलिसिस कहते हैं। हाइड्रोजन तो ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन तो ऐड हो रहा है, लेकिन लाइसिस के बाद हो रहा है। लाइसिस का मतलब टूटना। कार्बन कार्बन के साथ जो हैलोजन लगा हुआ है, पहले वो बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके बाद हाइड्रोजन का एडिशन होगा। तो ये जो हम पहले एडिशन पढ़ चुके हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। वहाँ पे कंप्लीट बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, यहाँ पे कंप्लीट बॉन्ड ब्रेक होगा, सिंगल बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर हाइड्रोजन का एडिशन होगा। तो रिएक्शन कैसे होता है ये? अल्काइल हैलाइड जनरल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, हाइड्रोजन H2, इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो H2, ठीक है। पलाडियम और चारकोल ये कैटालिस्ट हैं, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड इस तरह से ये मिल जाएगा, ये बन जाएगा HX प्लस, ये R इस H से मिल जाएगा, RH हमारा रिक्वायर्ड अल्केन बन जाएगा। अब आप यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे मैं मिथाइल यूज़ कर लेता हूँ, मिथाइल, और यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, ये हमारा अल्काइल हैलाइड हो गया। हाइड्रोजन, चलें इसको अलग अलग लिख लेते हैं, हाइड्रोजन किसकी मौजूदगी में? पलाडियम और चारकोल की मौजूदगी में। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, कार्बन और हेटेरो एटम का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इधर से ब्रेक होगा, ये आपस में मिलके बना देंगे HCl। यहाँ से क्या बच गया? CH3, और यहाँ से बच गया हाइड्रोजन, ये बन जाएगा CH4 मीथेन। इस तरह से आपने इथेन बनाना है तो वो भी बना सकते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि हम इथेन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इस रिएक्शन से। एक और बात इनमें याद रखनी है कि जहाँ से बॉन्ड ब्रेक होते हैं नए बॉन्ड वहीं पे बनते हैं। रिएक्शन के दौरान जहाँ से अगर बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा है इस कार्बन का, तो इसी कार्बन के साथ नया बॉन्ड बनेगा किसी भी दूसरे एटम का। इसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो इसके साथ नया बॉन्ड बनेगा। जिस जगह से बॉन्ड ब्रेक होते हैं उसी जगह के ऊपर नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तो इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है। थर्ड मेथड जिसका नाम है डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्साइल ग्रुप हमने पढ़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप वाले टॉपिक में। मोनो का मतलब होता है एक, ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें एक कार्बोक्साइल ग्रुप हो, उसको मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। कार्बोक्साइल ग्रुप क्या था? C डबल बॉन्ड OH, इसको हम कार्बोक्साइल ग्रुप कहते हैं, या इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, कार्बोक्साइल ग्रुप को किसी भी दोनों फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें एक कार्बोक्साइल ग्रुप हो, उसको हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। इस साइड पे कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, वो हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस ग्रुप को कार्बोक्साइल ग्रुप कहते हैं। करना क्या है हमने? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ डीकार्बोक्साइलेशन करनी है। डी का मतलब होता है रिमूवल, डी का मतलब होता है रिमूवल, रिमूव करना है हमने। किसको रिमूव करना है? कार्बोक्साइल ग्रुप को। रिमूवल ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप, रिमूवल ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप, यानी ये वाला जो ग्रुप है जिसको हम कार्बोक्साइल ग्रुप कहते हैं, इसकी हमने रिमूवल करनी है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से। जब हम इसकी रिमूवल करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन के अंदर, और जो कार्बोक्साइल ग्रुप रिमूव होता है ये CO2 की फॉर्म में होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में इसकी रिमूवल होती है। तो इसको हम कहते हैं डीकार्बोक्साइलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड एज सच यूज़ नहीं किया जाता, इसका साल्ट यूज़ करते हैं। आपको पता है एसिड बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो उससे साल्ट बनता है। इसका हम सोडियम साल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, पोटेशियम साल्ट भी। तो सोडियम साल्ट अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? RC डबल बॉन्ड ONA।
सिर्फ इस H को हटा के इसकी जगह पे Na लिख दो या K लिख दो। Na लिखोगे तो वो सोडियम का साल्ट बन जाएगा, K लिखोगे तो वो पोटाशियम का साल्ट। तो हम साल्ट यूज़ करेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का, सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम यूज़ करेंगे, इसकी डिकार्बोक्साइलेशन करवाएंगे तो उसके बाद फिर अल्केन की प्रिपरेशन होगी। अब देखिए ज़रा इसमें कितनी टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं, कितनी टर्म्स मैंने आपको बताई हैं। अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता होगा तो सोचिए कितना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना। फिर इसके बाद रट्टा ही बचता है, रट्टा लगा लेते हैं स्टूडेंट, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद फिर भूल जाता है, फिर दोबारा रट्टा लगाना पड़ता है। लेकिन अगर ये टर्म्स आपके जहन में होंगी, इनका आपको पता होगा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद भी रहती है और बहुत लंबे अरसे तक याद रहती है, जल्दी भूलती नहीं है। थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, जिस तरह हम मैथ की प्रैक्टिस करते हैं, रिएक्शंस को लिख लिख के देखने की ज़रूरत होती है। टर्म्स आपके जहन में होनी चाहिए, उनका मतलब आपको पता होना चाहिए, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं उनको समझना बहुत आसान है। डिकार्बोक्साइलेशन हम करवाएंगे। डिकार्बोक्साइलेशन के लिए यूज़ क्या करेंगे? सोडा लाइम का यूज़ किया जाता है, सोडा लाइम का यूज़ किया जाता है। सोडा लाइम बनाते कैसे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं CaO लाइम के साथ, इसको क्विक लाइम या लाइम कहते हैं, चूना जिसे कहा जाता है, बाज़ार से मिलता है चूना, या सॉलिड फॉर्म में होता है। इस सॉल्यूशन के अंदर इसको मिलाया जाता है, इसका सॉल्यूशन लिया जाता है, इसके अंदर मिलाते हैं और उसको ड्राई कर लिया जाता है, तो उससे जो चीज़ बनती है उसको हम सोडा लाइम कहते हैं। सिंपल ऐसे कह लो कि इन दोनों के मिक्सचर को हम सोडा लाइम कहते हैं। तो सोडा लाइम की मौजूदगी में हम डिकार्बोक्साइलेशन करवाएंगे। पहले हम जनरल रिएक्शन लिखते हैं, RC≡ONA, ये हमने साल्ट ले लिया मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का, सोडियम साल्ट, सोडा लाइम के साथ NaOH, सोडा लाइम और CaO, थोड़ा हीट भी करना पड़ेगा, इसे डेल्टा का साइन लगा दो। डेल्टा का मतलब है कि हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो किस तरह से ये कम्बिनेशन होगा, एक्चुअल मैकेनिज्म नहीं, किस तरह से ये कम्बिनेशन होगा? ये वाला सारा ग्रुप, यानी ये वाला सारा ग्रुप CO2 की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये रिमूव होके इस तरह से कंबाइन होगा तो ये बन जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। एक्चुअली यहाँ से जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एसिडिक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक गैस है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है? ये एक बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये एक बेस है। तो एसिड बेस रिएक्शन होता है, एसिड बेस रिएक्शन के नतीजे में ये साल्ट बनता है। इसको जनरली हम ऐसे शो कर देते हैं कि इन सारी चीज़ों का आपस में कम्बिनेशन होता है, Na2C और O3। बाकी क्या बच गया? इधर R बच गया, इधर H बच गया, तो ये RH आपस में कंबाइन होके क्या बना देंगे? अल्केन। अब यहाँ पे R ग्रुप को आप चेंज कर सकते हैं, मिथाइल ग्रुप लगा लो यहाँ पे, CH3C≡ONA प्लस NaOH, किसकी मौजूदगी में? CaO, क्विक लाइम, ठीक है, यूज़ करेंगे। इसके बाद ये वाला हिस्सा यहाँ से कंबाइन हो जाएगा, ये बन जाएगा Na2CO3, और ये H इस CH3 से कंबाइन होकर बना देगा CH4 मीथेन। तो इस तरह से डिकार्बोक्साइलेशन रिएक्शन को परफॉर्म किया जाता है। अब आपने ये मुझे बताना है कमेंट्स के अंदर कि अगर हम इथेन बनाना चाहें इसी रिएक्शन से, या प्रोपेन बनाना चाहें, तो हमें क्या चेंज करना पड़ेगा जिसकी मदद से हम इथेन और प्रोपेन को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा 3 मेथड्स और हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर हम उन 3 मेथड्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो उन 3 मेथड्स को हम नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ देते हैं।
आज के लिए फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। आप इन चीज़ों को अच्छी तरह देखें, इनको अच्छी तरह से समझें। मुझे उम्मीद है कि आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी इन चीज़ों से, और मैंने कोशिश भी की है कि आपको एक एक टर्म अच्छी तरह से बताई जाए ताकि आपके जहन में अच्छी तरह चीज़ें ये बैठ जाएं। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।